क्वेश्चन 47 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस, प्री और इंटरव्यू के लिए। ये उत्तर प्रदेश कमीशन का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही। आप जिस भी जुडिशरी में या जहां पर भी सीपीसी आता है वहां के लिए भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। अब क्या कहता है ये, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है, अर्थात निष्पादन न्यायालय किन प्रश्नों का हल निकाल सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा होने का उद्देश्य ही क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है टू एंश्योर ऑल एग्जीक्यूशन रिलेटिंग डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इटसेल्फ। ये सेक्शन लाने के पीछे जो उद्देश्य है लेजिस्लेचर का वो ये है कि एग्जीक्यूशन से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से ही डिसाइड कराए जाने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। इससे क्या फायदा होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, एक से अधिक वादों का रुक जाना होगा। जैसे जब तुम डिक्री को एग्जीक्यूट कराने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास आए और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन आया, उसने कहा भैया ये क्वेश्चन उसी कोर्ट से डिसाइड करा कराओ, या उसकी अपील में जाओ या उसके भी अपील में जाओ, तो भैया मामला फिर रायता फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। तो लेजिस्लेचर चाहता है भैया एग्जीक्यूशन का मामला है तो एग्जीक्यूशन के मामले से संबंधित जो डिसीजन है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही करे। इससे एक से अधिक मुकदमेबाजियों का अंत होगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और बिना मतलब का लेबर जो खर्च हो रहा है वो भी बचेगा। तो ये सब लोक नीति का विषय है, इसलिए एग्जीक्यूशन से संबंधित क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करती है। कोई दिक्कत। अब आप आगे बढ़ो, हिंदी वाले भी अपना उसी हिसाब से लिख लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी लिख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 47 के क्लोज 1 पर। क्लोज 1 की कुछ ये मोटी मोटी बातें देख लो। क्लोज 1 ये कहता है ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द सूट। अब देखो ये भी एसेंशियल एलिमेंट आ गया। हर एक ऐसा क्वेश्चन जो पार्टीज के या उनके रिप्रेजेंटेटिव के, पार्टी और उनका रिप्रेजेंटेटिव दोनों एक ही चीज होती हैं। भाई ए और बी के बीच में मुकदमा था, कोर्ट ने आदेश दिया कि ए जो है वो बी को 50,000 रुपये देगा, मैं ब्याज देगा 10,000 रुपये, मैं ब्याज के हिसाब से, या जितना भी लेट करेगा उतना ही ब्याज और एड ऑन हो जाएगा, ठीक है, ए देगा। लेकिन पता चला कि ए तो गया गुजर, तो ए के बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया कि पिताजी इसे तो कभी देना ही नहीं चाहते थे, मुझे देना चाहते थे, या ये जो मेरी प्रॉपर्टी आ रही है मुझे। तो जो पार्टी है उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, किसे मिलेगी डिक्री, और या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे। तो केवल पार्टी नहीं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डिक्री के जो अराइज हुआ है इनके बीच में, किससे रिलेटेड, डिक्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड या सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, तो वो निर्धारित किया जाएगा केवल और केवल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा ही, और उसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा। क्या कहा मैंने कहा सेक्शन 47 सीपीसी का क्लोज 1 ये कहता है कि हर एक ऐसा क्वेश्चन जो डिक्री के डिस्चार्ज से संबंधित, डिस्चार्ज मैंने तुम्हें बता दिया था, डिस्चार्ज का मतलब है लायबिलिटी से विमुक्त करना, एग्जीक्यूशन का मतलब उसे लागू कराना, और सेटिस्फेक्शन का मतलब है पूर्ण रूप से उसको पहुंचाना। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित, डिस्चार्ज से संबंधित या उसके सेटिस्फेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पार्टीज के बीच में या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में उत्पन्न होते हैं, अराइज होते हैं, तो वो क्वेश्चन केवल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी, उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है बात, या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये आदमी तो बोलता जा रहा है पर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा? बताओ, क्या तुम तेरे नाम मूवी वाले सलमान खान हो गए कि सब कुछ भूल जाओगे? लास्ट में तो भूल ही गया था, निर्जला को भूल गया, जिसके लिए सब कुछ किया उसने, निर्जला। ना फिर तो वो वैन में चला गया था छोड़कर। अच्छा वो गुजर गई थी। हाँ, क्लोज 1 हो गया, समझ में आ गया। चलो अब क्लोज 2 पर चलो। अब ये बात को थोड़ा सा और बढ़ाएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कैसे बढ़ाएगा सुनो। अब क्लोज 1 का एसेंशियल क्या है? क्लोज 1 के लिए है जो भी क्वेश्चन है वो पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में उत्पन्न होने चाहिए,
दूसरा, वो एग्जीक्यूशन डिक्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होने चाहिए और हमेशा अराइज होने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप आइए क्लोज 3 पर। अब आप ये कहेंगे क्लोज 2 क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे जब लेजिस्लेचर ने रिपील कर दिया तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? क्या मैं विधायिका हूं? विधायिका कौन होती है? जो, ये लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन होता है? विधायिका। जो कानून का निर्माण करने वाली अथॉरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विधायिका या लेजिस्लेचर। ठीक है? जो केंद्र में संसद है, उठा लेना बाल्टी आंटी से कह देना, जो केंद्र में संसद है और राज्य में राज्य विधायिका है। क्लियर? अब क्लोज 3 पर आप आइए। क्लोज 3 क्या कहता है? डिस्प्यूट अराइज रिलेटिंग टू वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी। पहला क्वेश्चन क्या डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? लिखते रहना, डिग्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो अराइज हुए हैं पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या डिसाइड कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पर्सन किसी पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। वेदर एनी पर्सन इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी इज और इज नॉट, सच क्वेश्चन में ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही ऑल्सो। समझ में आ रही है बात? पहला, डिग्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन। दूसरा, कौन व्यक्ति किस पार्टी में से, दोनों पार्टी का कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए के ऊपर कोर्ट ने ये लाइबिलिटी डाली कि भैया तुम बी को 50,000 रुपये दोगे, और जब कोर्ट के पास आप 50,000 दिलवाने के लिए गए तो पता चला बी गुजर गया। तो बी के गुजरने के बाद पूरा हिंदुस्तान, उसके घर कुनबे वाले सब आ गए, उन्होंने कहा जी हमारे हैं, जी हमारे थे, मैंने तो इतनी सेवा की, मैंने तो उतनी सेवा की। वो भी मुझसे कहते थे कि बेटा मेरी सेवा कर तुझे मेवा मिलेगा। तो क्या ऐसे मिल जाएगा किसी को भी? बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मिताक्षरा विधि है। समझ पा रहे हैं ना? हिंदू लो पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। एक दाया भाग होती है और एक मिताक्षरा, जिसमें पिंडदान जो करता है उससे ही सब कुछ मिलता है, जो उसका लीगल एयर है, करने वाला कोई भी हो। उदाहरण के लिए, एक पिता की 2 संतानें हैं और एक संतान जूते भी मारती है, वो पीटती है अपने माता पिता को, और दूसरी उसके चरण धोकर पीती है, फिर भी प्रॉपर्टी का बंटवारा दोनों में आ रहा होगा। नहीं समझे मेरी बात? ये नियम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, लेकिन बंगाल में ये है कि भैया जो करेगा उसका होगा। मतलब अंत समय में अगर पड़ोसी भी उसके माता पिता का देख केयर टेक करते हैं और उसकी पूरी सेवा कर रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी फिर पड़ोसी को भी मिल सकती है। समझ में आ रहा है? नहीं फिर तो अलग है भाई, माँ बाप चाहेंगे फिर तो दूसरी बात हो गई ना, अदरवाइज तो यही मानकर आप चलिए। तो क्या ये रूल सही है या गलत है? आप बताना, दाया भाग अच्छा है कि मिताक्षरा, जब हम हिंदू लो पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम इस व्यक्ति बी के मरने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टी किसे दी जाएगी, कौन इसका लीगल एयर है, इस क्वेश्चन का डिसीजन भी कौन करेगी? एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी। आई रिपीट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट, बोर कर दूंगा तुम्हें, परेशान कर दूंगा सुनाकर, पका दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी रग में बैठ जाएगा ये जो आवाज चल रही है ना, ये तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। एग्जीक्यूटिव कोर्ट कौन से क्वेश्चंस को डिसाइड करेगी? एग्जीक्यूटिव कोर्ट हर एक कुछ क्वेश्चन को डिसाइड करेगी जो डिग्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, और डिग्री जो पार्टी है वो पार्टी के बीच में अराइज हुए, डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिग्री के डिस्चार्ज और डिग्री के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। तो हर एक क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिसाइड करेगी और कोई कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा, डिग्री जो है, डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और उससे तो रिलेटेड हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, रियल में ये जो पार्टी है जिनके लिए एग्जीक्यूट करना है, इनके लीगल एयर कौन होंगे? भाई इससे लेना है, इसको देना है, पर जिसे देना है वो तो मर गया, अब इसके जो बचे हुए लीगल एयर है इनमें से किसे इसे दें? तो ये भी क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही क्या करेगी? डिसाइड करेगी। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फंस जाओगे अब। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है क्लोज 3 का कि पार्टी टू द सूट इंक्लूड,
सबसे पहले तो तुम्हें यही तैयार करना है कि सूट की मामला नहीं है, एग्जीक्यूशन का मामला है, और वो एग्जीक्यूशन का मामला जो पार्टी के बीच में उत्पन्न हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आएगा, भैया पार्टी का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है पार्टी का, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यही तो होता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्पेशल बात कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टी टू द सूट इंक्लूड एनी प्लेंटिफ, कोई भी ऐसा प्लेंटिफ जिसके खिलाफ सूट डिसमिस हो गया। अब ध्यान से सुनना, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, कोर्ट ने कहा तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, भागो, चलो दौड़ो यहां से, निकलो, झूठे मक्कार, खत्म हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ वाह, हो गया ना। भाई कोर्ट ने उसे भगा दिया, उन्होंने कहा कि तुम पार्टी जो ए हो ना, तुम्हारा ये मुकदमा बनता ही नहीं, जाओ खड्डे में गिर जाओ, ठीक हो गया। डिफेंडेंट ने तभी ये कहा कि जज साहब मेरा समय खराब हुआ, झूठा मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर डाला, मुझे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के फेर में उसी एप्लीकेशन में लिख दिया था रिटन स्टेटमेंट में कि इस मुकदमे का कोई आधार नहीं, ये रीजन है, और इस मुकदमे को बिना मतलब मुझे फंसाने के लिए डाला गया, इसलिए मुझे 20,000 रुपए चाहिए एज एन कंपनसेशन। और जब मुकदमा ही फर्जी पाया गया तो कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, लेकिन बी के फेवर में डिग्री कर दी ना। अब जब बी के फेवर में 20,000 की डिग्री आ गई डिफेंडेंट के रूप में, अब डिफेंडेंट गया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास और जाकर कहने लगा कि प्लीज एग्जीक्यूट करा दो, 20,000 दिलवा दो। अब जब एग्जीक्यूट कोर्ट एग्जीक्यूट करने के लिए गई तो ए से कहा भाई इसे 20,000 रुपए दो। ए ने कहा तुम कौन हो कहने वाले और मैं कौन हूं देने वाला। उन्होंने कहा क्यों, कि मैं नहीं हूं, मैं पार्टी नहीं हूं। पार्टी के बीच में अराइज होने वाले डिग्री के सेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिटरमाइंड आप कर सकते हो। मैं तो पार्टी था ही नहीं, डिसमिस जब सूट हो गया तो मैं पार्टी कहां रह गया। तो ये अगर कल डिस्प्यूट अराइज होता ना, तो इस डिस्प्यूट को, क्योंकि कानून का मतलब है जो कुछ लिखा, इसमें लिखा हुआ है पार्टी के बीच, और डिसमिसल इन सूट जिसके खिलाफ हो गया वो पार्टी कहां रह गया। लेकिन इस बात का फायदा प्लेंटिफ ना उठा ले, इन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन 1 में कि भैया पार्टी का मतलब वो पार्टी भी आएगी जो जिसके खिलाफ सूट डिसमिस हो गया। नहीं आई बात समझ में। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा तो मन दुख रहा है इन बातों से, पार्टी देखो, पार्टी होना और पार्टी बनने लायक ही ना रहना, दोनों में अंतर है। जैसे मैं ये कहता हूं कि उन क्वेश्चन को टेस्ट वो बच्चा देगा क्लासरूम में सैटरडे में जो गरिमा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का पार्ट है। ये प्रमोशन वाले भी कुछ ना कुछ मुझसे किसी न दिन सुनेंगे। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपने कहा पार्टी तो था ना, पार्टी टू द सूट और पार्टी वॉज द सूट, दोनों में अंतर है। मैंने कहा सैटरडे में टेस्ट वो बच्चा देगा जो गरिमा इंस्टीट्यूट का मतलब पार्ट है, ठीक है। अब जो बच्चे पुराने पढ़कर जा चुके हैं, क्या वो अब थोड़ी पार्ट रह गए, नहीं समझे मेरी बात। तो वो तो अगर मैं कहूं कि गरिमा इंस्टीट्यूट का पार्ट है, तो वो भी तो आकर कह सकते हैं जी पार्ट है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, देना पड़ेगा टेस्ट अब हमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब 100 बच्चों को कैसे कहां से टेस्ट यहाँ पर अरेंजमेंट करें, जो पुराने बच्चे हैं, जो जहां से पुराने अगर आप चल के चलेंगे तो सभी बच्चों को अगर हम लेंगे तो फिर कैसे कैसे हो जाएगा भाई। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो पार्टी का मतलब केवल पार्टी से था, पर फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन एक्सप्लेनेशन में इन्होंने साफ लिखा कि पार्टी का मतलब वो पार्टी भी है जो प्लेंटिफ के रूप में डिसमिस हो गई या जो डिफेंडेंट के रूप में डिसमिस हो गई। डिफेंडेंट के रूप में भी तो डिसमिस हो सकती है, तो वो भी पार्टी ही मानी जाएगी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करे। दोबारा से तैयार करो, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन से क्वेश्चन को डिसाइड कर सकती है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पार्टीज के बीच में अराइज होने वाला हर एक ऐसा क्वेश्चन जो डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिग्री के डिस्चार्ज और डिग्री के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी और उसके लिए नया मुकदमा फाइल नहीं होगा। दूसरा, किसी पार्टी का कौन व्यक्ति लीगल एयर है या नहीं है, ये कौन तय करेगा, ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही करेगी। और एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि पार्टी का मतलब वो भी है जिसके खिलाफ मुकदमा डिसमिस हो गया है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, कोई दिक्कत। एक्सप्लेनेशन 2 और भी इंपॉर्टेंट है, सब लिखना पड़ेगा। अभी तो आपको ये लग रहा है कि ये आदमी क्यों इतना चीख रहा है चिल्ला रहा है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।
तुम्हारे बाएं हाथ में ही तो खेल समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक्सप्लेनेशन टू सुनो। अब परचेजिंग of property at any execution sale is deemed to be party of the suit। अब सुनो, मैं ए प्लेंटिफ हूं, आप बी डिफेंडेंट है, ठीक है। सक्षम बाहर वाला है, मेरे और आपके बीच में कोई क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो कोर्ट सुनेगी। अब सक्षम आकर ये कहने लगे जी मेरा भी सुन लो, इनके एग्जीक्यूशन से ही रिलेटेड है, तो कोर्ट इनकी कभी नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? जब ये पार्टी नहीं है। साफ लिखा है ना, पार्टी के बीच में अराइज होने वाला डिस्प्यूट सुनेगी कोर्ट, या पार्टी के लीगल एयर्स के बीच में अराइज होने वाला। कानून की एक बात हमेशा ध्यान से समझना, कानून का मतलब वो जो लिखा हुआ है भारत में, जो ला 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 बोलते जा रहे हैं वो कानून नहीं। जैसे तुमने देखा होगा कहीं पंचायत में बैठे, अरे हम बता रहे ये है, ऐसे है नियम, वो ऐसे है। तुम उनसे कह दो बता दो कहाँ लिखा है, अरे लिखे होने से क्या होता है, हम बता रहे हैं, हम वकील हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं, कोई कुछ भी हो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात तो ये कहना भैया लिखा हुआ दिखा, और अगर नहीं है लिखा हुआ तो साधारणतः वो कानून नहीं है। वो अगर ये कहते ना लिखा हुआ नहीं है कहीं पेपर है, तो फिर बताओ किस कोर्ट के डिसीजन से वो डॉक्ट्रिन आया, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसका मुकदमा सुनेगी? जो पार्टी है या उनके लीगल एयर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, कोई बाहर वाला है तो उससे रिलेटेड नहीं सुनेगी। पर पार्टी का मतलब क्या है? बाहर वाला तो वो प्लेंटिफ जिसके खिलाफ सूट डिसमिस हो गया था, इन्होंने कहा बाहर वाला नहीं है, अब वो पार्टी माना जाएगा जो प्लेंटिफ के खिलाफ डिसमिस हुआ और जो डिफेंडेंट के खिलाफ हुआ। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि अगर वो भी व्यक्ति पार्टी ही माना जाएगा जो व्यक्ति इस एग्जीक्यूशन के समय प्रॉपर्टी को सेल करने के समय उसे खरीदता है। उदाहरण के लिए मेरे ऊपर 50,000 रुपए की देनदारी थी गरिमा को देने के लिए, कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इनसे 50,000 रुपये लो और इन्हें दो। कोर्ट ने, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कहा भाई इनको पैसे दो, मैंने कहा नहीं देता, जाओ तुम भी ले लो, आ जाओ, है ना, और साथ में और अपने हिमायतियों को भी ले आना, ले लेना 50,000। मैंने तो बैंक में एक भी पैसा नहीं छोड़ा, तो कोर्ट क्या करेगी? अपना समूह लेके बैठ जाएगी? कोर्ट है, कोर्ट पावर है उसके पास, वो तुरंत मेरी गाड़ी को अटैच कर लेगी। 50,000 रुपए के लिए जब 10 लाख की गाड़ी दाव पर लगेगी तो तुरंत आप खड़े नहीं हो जाओगे? मैंने कहा जब कर लो जो करना है, अरे मैं भी तो बेचता, तुम बेच दो। अब उन्होंने जो है वो मेरी गाड़ी बेच दी सक्षम को, ठीक है। अब कोर्ट से तो सेल का आदेश आ गया, नीलामी हो गई। अब जब सक्षम के पास ये गाड़ी चली गई तो सक्षम ने 10 लाख रुपए दे भी दिए कोर्ट को, कोर्ट ने उसमें से 50,000 रुपए निकाल कर और 9.5 लाख रुपए मुझे दे दिए। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोई पेच फंस गया, उस गाड़ी में कोई और पार्टनर भी था या कुछ पेच फंस गया। अब सक्षम के पास पैसा गाड़ी होने के बावजूद भी कुछ हर्डल आ रही थी, और अब उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए ये आना चाहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इनसे क्या मतलब है हमारा? मेरा तो मतलब गरिमा से है, मैं तो इन्हें 50,000 दे रहा हूं, इनसे मतलब है मेरा। तो अब ये भी पार्टी माने जाएंगे। अगर किसी को डिग्री के एग्जीक्यूशन के समय कोई प्रॉपर्टी सेल की गई तो जिसने उसे खरीदा, अब उससे उस खरीदारी से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर उत्पन्न होता है तो तुम ये नहीं कह सकते तो स्ट्रेंजर है, ये तो पार्टी टू द सूट था ही नहीं कभी, तो वो भी मान लिया जाएगा कि वो भी इस एग्जीक्यूशन से संबंधित रिलेटेड पार्टी ही है। समझ में आई बात की नहीं आई? डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी जो पार्टीज के बीच में उत्पन्न होंगे। पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी का मतलब है पार्टी और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी पार्टी जो जिसके खिलाफ सूट डिसमिस हुआ या जिसका सूट डिसमिस हुआ, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, या वो भी पार्टी माना जाएगा जिसे कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूशन के समय जिसने प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीदा, तो वो परचेजर भी इस सूट में पार्टी ही माना जाएगा। तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट भी ये कोर्ट ही सुनेगी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। आगे बढ़ो। अब ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू सच परचेजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्चार्ज। और वही पैसे दे दिए इन्होंने, सारी चीज हो गई, मैं जो गाड़ी है वो गाड़ी नहीं दे रहा, या गाड़ी दे दी तो चाबी नहीं दे रहा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी डिटरमाइंड करेगी कौन? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही। कौन कौन से क्वेश्चन डिटरमाइंड करेगी?
डिक्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, जो पार्टीज के बीच में या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अराइज हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? दूसरा क्वेश्चन ये भी डिसाइड करेगी कि किसी पार्टी का कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तीसरा क्वेश्चन ये भी डिसाइड करेगी, जो क्वेश्चन है डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित, अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो जिसे सेल की है अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है उस व्यक्ति से या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही सुनेगी। और पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या जिसके खिलाफ मुकदमा खारिज हुआ, या जिसका मुकदमा खारिज हुआ, या जो उस प्रॉपर्टी को खरीदती है, वो भी पार्टी ही मानी जाती है। दो लीडिंग केसेस के 100% आते हैं। पहला है टोपामल छोटा मल वर्सेस कुंडोमल गंगाराम। टोपामल छोटा मल वर्सेस कुंडोमल गंगाराम 1960 का केस है। और इसमें कहा कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट कभी भी डिक्री की मेरिट पर नहीं जाएगी, वो डिक्री की वैलिडिटी को कभी भी चेक नहीं कर सकती। लेकिन बरकेवल वाले केस में, ऑटोमोबाइल का केस 2017 का है, इसमें कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी, पर वो कभी भी केस को रीओपन नहीं करेगी, डिग्री की मेरिट पर नहीं जाएगी, जब तक कि डिग्री ही नलेटी हो और जुरिडिक्शन से बाहर हो। जो मैंने तुम्हें बताया था, जो डिग्री आई है वो डिग्री ही खराब है। खराब कैसे है? जिस कोर्ट ने पास की उसे जुरिडिक्शन ही नहीं था, तो वो इस क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकती है कि जुरिडिक्शन था या नहीं था। अदरवाइज नलेटी डिग्री या जुरिडिक्शन के बाहर डिग्री को छोड़कर वो कभी डिग्री की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकती। 100% क्वेश्चन आएगा। और अगर तुमने ये चीज तैयार कर ली तो तुम्हें एग्जीक्यूशन के कोर्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना आप पहले से तैयार करना। वेल